हेलो ऑल। तो आज हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल का तीसरा पार्ट देख रहे हैं जो आखिरी भी है। तो अभी पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने क्या क्या कवर कर लिया है। तो हमने सेल की थ्योरी कवर कर लिया है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, प्रोटोप्लाज्म कवर कर लिया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके फंक्शंस कवर कर लिए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर कैसे मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करता है वो कवर किया है, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म कवर किया है, टाइप्स ऑफ सेल में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल भी हम पढ़ चुके हैं। साथ में सेल ऑर्गेनल्स हमने चालू किया था। सेल ऑर्गेनल्स में हम न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस पढ़ चुके हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम पढ़ चुके हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और एपरेटस खत्म हो गया है, लाइजोसोम्स भी हमारा हो चुका है, राइबोसोम्स और वैक्यूल्स भी हमारा कवर हो गया है। अब हमारे ऑर्गेनल्स में दो ही टॉपिक जो है वो शेष हैं, वो है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया अब देखते हैं। इसको मैंने लास्ट लेक्चर के लिए इसलिए बचा के रखा था क्योंकि इसके लिए थोड़ा समय चाहिए। ये ज़रूर से क्वेश्चंस में आता है, ये एमसीक्यूज में आता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम आखिरी में डील कर रहे हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक ग्लोब्यूलर और सिलेंड्रिकल ऑर्गेनल है। सिलेंड्रिकल मतलब ये अपना ऐसे करके ओवल शेप में है, तो सिलेंड्रिकल ऑर्गेनल है। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज बाउंड बाय टू मेम्ब्रेन्स। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये डायग्राम में कि ये एक आउटर मेम्ब्रेन है और ये एक इनर मेम्ब्रेन है। तो दोनों जो भी माइटोकॉन्ड्रियन होगा उसमें दो मेम्ब्रेन जो है वो हम देख सकते हैं। तो आउटर कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन रहता है कि बाहर का मेम्ब्रेन हम देख रहे हैं कि ये कंटिन्यूअस है, ये देखिए, है ना। तो ये कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन है, और जबकि इनर मेम्ब्रेन जो रहता है वो फोल्ड्स में कन्वर्टेड रहता है। तो इनर मेम्ब्रेन कैसे फोल्ड्स में है हम ये देख रहे हैं कि ये इनर मेम्ब्रेन, ये फिर फोल्ड फॉर्म किया, फिर फोल्ड फॉर्म किया, ऐसे फोल्ड्स में है। तो इनर मेम्ब्रेन जो फोल्ड्स बनाता है उसको क्रिस्टे बोला जाता है कि इस फोल्ड्स का नाम जो है वो क्रिस्टे है, तो क्रिस्टे बोला जाता है। दिस क्रिस्टे डिवाइड इनर चेम्बर इनकम्प्लीटली। तो ये हम देख सकते हैं कि क्रिस्टे जो है ये पूरा चेम्बर को ऐसे डिवाइड नहीं करता है, ये आधे आधे जगह पे रहता है ताकि कंटिन्यूस फ्लो बना रहे। तो ये इनकम्प्लीटली डिवाइड करता है हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके इनसाइड स्ट्रक्चर को। इसके अंदर जो है होमोजेनस एक मटेरियल रहेगा, जैसे हर ऑर्गेनल के अंदर एक मटेरियल है, तो वैसे इसके अंदर भी एक होमोजेनस डेंस मटेरियल है जिसे मैट्रिक्स बोला जाता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है जो इसके अंदर भरा हुआ है। तो इस डायग्राम में मैट्रिक्स दिख रहा है, जो ये फर्स्ट वाला डायग्राम है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो क्रिस्टे जो है, ये क्रिस्टे जो है इसमें एक पिन हेडेड बॉडीज रहती है। तो हमने बॉबी पिन देखा हुआ है, जो बॉबी पिन हम यूज करते हैं। तो बॉबी पिन जैसा एक पिन हेडेड स्ट्रक्चर रहता है जिसे F1 पार्टिकल या ऑक्सीजोम बोला जाता है। तो हम ये सेकंड वाला जो डायग्राम है ये वाले में, इसमें देख सकते हैं कि क्रिस्टे में ये ऐसे बॉबी पिन जैसे लगे हुए हैं। ये देखिए इसकी बाउंड्री पे बॉबी पिन जैसे लगे हुए हैं। अगर बॉबी पिन को बड़ा करके देखेंगे, बॉबी पिन नहीं बोलना चाहिए, F1 पार्टिकल या ऑक्सीजोम को जब हम बड़ा करके देखेंगे तो उसके ये तीन हिस्से हैं। स्टॉक यानी कि स्टेम जैसा रहता है, F1 पार्टिकल जो F1 जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, और बेस एक F0 है। तो ये एक ऑक्सीजोम का स्ट्रक्चर है। इसकी क्लास 9th में जरूरत नहीं है, ये बस मैं समझाने के लिए यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि ये होता है F1 पार्टिकल। इस ऑक्सीजोम जो है इसका रेस्पिरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसीलिए ये इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जब हम डायग्राम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का, तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये देखिए ये ऐसे बॉबी पिन लगे हुए हैं, या फिर F1 पार्टिकल ऑक्सीजोम बोलते हैं जिसको, वो लगे हुए हैं। द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स एंजाइम नेसेसरी फॉर ऑक्सीडेशन। जो भी खाना आता है उसके ऑक्सीडेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत नेसेसरी होता है, और वो फूड का ऑक्सीडेशन करके एटीपी मॉलिक्यूल बनाता है। एटीपी जो है, एटीपी मॉलिक्यूल एनर्जी का सोर्स है। आगे जाके बायोलॉजी में जब भी हम एनर्जी की बात करेंगे जो फूड से बनती है हमारे बॉडी में या किसी एनिमल की बॉडी में, तो वो एटीपी मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। तो एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्लास 9th में शायद आपसे ना पूछा जाए, पर जानकारी के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल जो रहता है वो रहता है हमारा एनर्जी मॉलिक्यूल। तो फूड से एटीपी मॉलिक्यूल यानी एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम माइटोकॉन्ड्रिया का है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। तो ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में इसके अलावा प्रोटीन, लिपिड और स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए भी मौजूद रहता है। तो फंक्शंस देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। तो हम ऊपर पढ़ ही चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज रिच कंपाउंड सच एज एटीपी। एनर्जी जो है वो, अगर एग्जाम्स में एटीपी वर्ड याद ना भी आ रहा हो
तो हम ये लिख सकते हैं कि फूड्स को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट फॉर सिंथेसिस ऑफ सेवरल बायोकेमिकल। तो बहुत सारे बायोकेमिकल जो है, क्लोरोफिल हो गया, साइटोक्रोम्स हो गया, स्टीरॉइड्स हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, ये सबको बनाने के लिए जो सिंथेसिस के लिए जो बायोकेमिकल्स की जरूरत है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करवाता है, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। नेक्स्ट जो हमारा ऑर्गेनल है वो है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो है वो एक बार मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, हालांकि मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लोरोप्लास्ट है हमारा, फिर भी प्लास्टिड्स के बारे में बताते हैं। तो प्लास्टिक्स आर डिस्क और ओवल शेप्ड ऑर्गेनल। तो देखिए ये ओवल शेप या डिस्क शेप ऑर्गेनल रहता है। ये देखिए ये बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन मेजर जो 3 प्रकार के हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले ल्यूकोप्लास्ट होता है। ल्यूकोप्लास्ट जो रहता है इसके अंदर कोई पिगमेंट नहीं होता है। इसका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इन तीनों का, कि ल्यूकोप्लास्ट हम देख सकते हैं इसमें कोई पिगमेंट नहीं है, यानी पिगमेंट की बात यहाँ हो रही है तो वो कलर से रिलेटेड हो रही है, तो इसमें कोई भी कलर पिगमेंट नहीं है। और ये काम क्या आता है, यूज टू स्टोर स्टार्च। दूसरा है हमारा क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में कलर्स होते हैं, यानी पिगमेंट मौजूद होते हैं, जिसे कैराटिनॉइड्स बोला जाता है। तो वो अलग अलग फल, सब्जियां और फ्लावर्स में जो कलर होते हैं, जो भी फूल और फलों को कलर मिलता है वो इस क्रोमोप्लास्ट की वजह से मिलता है। तो जैसे कि रेड या ऑरेंज या येलो पिगमेंट होंगे, उसके कारण फ्रूट्स और फल जो फ्लावर्स हैं उसको कलर प्रोवाइड होता है, तो वो क्लोरोप्लास्ट का काम है, क्रोमोप्लास्ट का काम है। क्रोमा का मतलब कलर होता है, तो आप कलर से याद रखेंगे। ये सारे कलर होंगे। ग्रीन जो है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो तीसरा जो है हमारा क्लोरोप्लास्ट, तो ग्रीन जो है ये क्लोरोप्लास्ट में होता है, ये लीव्स में पाया जाता है, यानी लीव्स को जो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है वो क्लोरोप्लास्ट प्रोवाइड करता है। फ्लावर और फ्रूट को कलर क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड करता है, और स्टार्च जो स्टोर करता है वो ल्यूकोप्लास्ट करता है। तो यहाँ पे एक बार हम ये सेंटेंसेस रीड कर लेते हैं कि ल्यूकोप्लास्ट दे आर कलरलेस प्लास्टिड्स which store food in the form of starch, lipid and proteins. Chromoplasts, these are yellow or reddish in color due to presence of pigments either other than chlorophyll. Chlorophyll pigment नहीं है इसमें, लेकिन बाकी other carotenoids pigment रहते हैं। Chromoplasts provide color to many flowers and fruits. जो flower और fruits के color होते हैं वो chromoplast की वजह से आते हैं। Chloroplasts, these are green colored plastids which possess photosynthetic pigment called chlorophyll. तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल मौजूद होता है। यही क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस का काम करेगा, जो प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करने का काम करता है, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। उसी प्रोसेस में, फूड प्रोड्यूस करने के प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होता है, और इसीलिए प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो फंक्शंस ऑफ प्लास्टिड्स देखेंगे तो ल्यूकोप्लास्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग फूड। यही जो हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं वही फंक्शंस हम तीनों के लिख देंगे कि ये फूड स्टोरेज के काम आता है, ये फ्लावर और फ्रूट्स को कलर देता है, ये लीफ को कलर देता है, साथ में ही प्लांट के लिए खाना बनाने का भी जो है इसका काम है। द लीफ ऑफ अ प्लांट इज ग्रीन इन कलर बिकॉज ऑफ क्लोरोप्लास्ट, एंड क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो अ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अब हम अपने मेजर टॉपिक जो इस प्लास्टिड्स में मेजर जो है प्लास्टिड है, क्लोरोप्लास्ट की तरफ जाएंगे। तो ये आता है क्लोरोप्लास्ट। ईच क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ डबल मेम्ब्रेन एनवेलप एंड मैट्रिक्स। तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में था वैसे ही क्लोरोप्लास्ट में भी डबल मेम्ब्रेन है, ये एक मेम्ब्रेन, ये दूसरा मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन इज अरेंज अलोंग द लेंथ ऑफ द प्लास्टिड as lamellae. At certain region the lamellae are thickened and appear like pile of coins called grana. तो मैं एक बार इसको जूम करती हूँ ताकि डायग्राम क्लियरली दिखाई दे। तो जो इनर लेमेला है, इनर मेम्ब्रेन जो है वो ऐसे लेमेला के फॉर्म में पतला पतला फैला रहता है। ये देखिए, अपन देख सक रहे हैं, ये जो मैंने मार्क किया है अभी, ये देखिए लेमेला है ये। तो ये स्ट्रोमा में लेमेला मौजूद है, ऐसे पतला पतला लेमेला रहता है, पर कुछ कुछ जगह पे लेमेला जो है ऐसे थिक हो जाता है और पाइल ऑफ कॉइन की तरह अरेंज हो जाता है। ये पाइल ऑफ कॉइन है ना, जैसे कॉइन एक के ऊपर एक रखा रहता है, तो वैसे अरेंज हो जाता है, जिसे ग्रैना बोला जाता है। एक सिंगुलर फॉर्म में ग्रैनम और या फिर ग्रैना बोला जाता है। अब ये ग्रैना के अंदर थाइलाकॉइड होता है। थाइलाकॉइड एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो ये ऊपर दिखा रहा है। इस थाइलाकॉइड के अंदर हमारा क्लोरोफिल मौजूद है। तो ये डायग्राम अब छोटा हो गया है। हाँ,
तो फिर से एक बार इस सेंटेंस को पढ़ते हैं अब डायग्राम देखने के बाद। द इनर मेम्ब्रेन इज अरेंज अलोंग द लेंथ ऑफ द प्लास्टिड्स एज लेमेले। तो इनर मेम्ब्रेन जो है वो लेमेले फॉर्म करते हैं। लेमेले जो है कुछ रीजन्स पे ऐसे थिक हो जाते हैं, थिक होने के बाद वो पाइल ऑफ कॉइन्स की तरह अरेंज हो जाते हैं, जिसे ग्राना बोला जाता है। तो एट सर्टेन रीजन लेमेले आर थिकेंड एंड अपीयर लाइक अ पाइल ऑफ कॉइन्स कॉल्ड ग्राना। ईच ग्रैनम कंसिस्ट ऑफ डिस्क शेप्ड मेम्ब्रेनस सैक्स कॉल्ड थाइलाकॉइड्स। हर ग्रैना में एक थाइलाकॉइड होता है। थाइलाकॉइड जो रहता है वो डिस्क शेप मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर रहता है। इस ग्रैना के अंदर क्लोरोफिल जो है वो लोकेटेड है। क्लोरोफिल वही है जो प्लांट को कलर देगा, यानी क्लोरोफिल पिगमेंट ही है जो ग्रीन कलर देता है, साथ में फोटोसिंथेसिस के भी काम आता है। तो ये ईच ग्रैना में क्लोरोफिल होगा। तो नॉन थैलाकॉइड पोर्शन ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्ट्रोमा। तो जहां जहां थैलाकॉइड और लेमेले नहीं है उसके अलावा जो बच गया वो हिस्सा स्ट्रोमा कहलाता है। स्ट्रोमा में क्लोरोफिल तो हमारा फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर ही रहा है, साथ में स्ट्रोमा में भी ऐसे बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में मदद करने वाले हैं। तो इट कंटेन्स नंबर ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। तो जब हम एग्जाम्स में डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम में ऐसा सिंपल फॉर्म रहता है कि ये 2 मेम्ब्रेन का लेयर बनाना है, ऐसे पाइल ऑफ कॉइन्स बना देना है जिसको जोड़ देना है, तो वो लेमेला हो गया। तो जो जोड़ रहे हैं उसको लेमेला मार्क कर देना है। साथ ही में एक डीएनए स्ट्रक्चर बनाना है, यानी या तो आप सर्कुलर ऐसे डीएनए बना ले या ऐसे थ्रेड लाइक डीएनए बना ले। पर 2 ही ऐसे ऑर्गेनल हैं न्यूक्लियस के अलावा। न्यूक्लियस में तो डीएनए पूरे सेल का रहता है, लेकिन न्यूक्लियस के अलावा 2 ऐसे ऑर्गेनल हैं जिसमें अपने खुद के डीएनए होते हैं। एक तो ये क्लोरोप्लास्ट और दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसके अंदर भी डीएनए है, हम देख सकते हैं, देखो डायग्राम में सर्कुलर लूप ऑफ डीएनए बना हुआ है। तो अगर कभी एमसीक्यू में पूछा जाए कि कौन से ऑर्गेनल में डीएनए होते हैं खुद के, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट उसका जवाब है। तो इसमें खुद का डीएनए होगा, लेमेला मैंने बता दिया, साथ में राइबोसोम्स भी होते हैं इसके अंदर। तो इसके फंक्शंस देख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड ऑक्सीजन रिलीज प्रोसेस। तो ये जो है एनर्जी प्रोड्यूस करता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा और उस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होता है। क्लोरोप्लास्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ एक्टिव कंपाउंड सच एज एमिनो एसिड्स, फाइटोहॉर्मोन्स, न्यूक्लियोटाइड्स, विटामिन एंड लिपिड्स। तो क्लोरोप्लास्ट जो रहता है वो एक्टिव कंपाउंड यानी कि जैसे एमिनो एसिड्स हो गए या न्यूक्लियोटाइड्स हो गए या विटामिन हो गए उसके सिंथेसिस के भी काम में आता है। तो ये हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट जैसे ये एक कॉमन सेंस की बात है कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट में मौजूद होगा, एनिमल सेल में नहीं होगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट वैसे भी लीफ का पार्ट है और फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प कर रहा है। तो अगर पूछेंगे कौन सा ऑर्गेनल जो है एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनल जो कि इसमें प्लांट्स में होता है एनिमल में नहीं होता, तो भी क्लोरोप्लास्ट है। तो हम आगे जाते हैं। चैप्टर हमारा सेल का जो है यहाँ खत्म हो गया है। कुछ बेसिक पॉइंट्स है या कुछ एमसीक्यू रिलेटेड क्वेश्चंस है वो हम आखिरी में डील करेंगे, पर पहले देख लेते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है। तो डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। जितने भी हमने ऑर्गेनल पढ़े वो दोनों सेल में होंगे। न्यूक्लियस होगा, दोनों में मेम्ब्रेन होगा, राइबोसोम्स होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, साइटोप्लाज्म होगा। ये सारे ऑर्गेनल्स दोनों में ही मौजूद होंगे। क्या क्या है जो एनिमल सेल में नहीं होगा और प्लांट सेल में होगा, ये हम चेक कर लेते हैं। एक तो सेल वॉल। तो हम लोग सबसे शुरू में ही फर्स्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हम पढ़े थे कि सेल वॉल जो है प्लांट सेल को मजबूती देता है, इसलिए सेल वॉल प्लांट सेल में बस मौजूद होता है। सबसे आखिरी में अभी हमने पढ़ा कि क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट हमने अभी पढ़ा कि लीव्स में मौजूद होता है, फोटोसिंथेसिस करता है, तो ऑब्वियसली एनिमल सेल में नहीं होगा, प्लांट सेल में होगा। तीसरा आया वैक्यूल। तो वैक्यूल एनिमल सेल में रहता है कुछ कुछ एनिमल्स में, पर ज्यादा काम इसका प्लांट सेल में है, जो हम लोग फ्लैसिड और टर्जिड पढ़े थे। तो यहाँ पे वैक्यूल जो है फ्लूइड फिल्ड वैक्यूल, बहुत बड़ा वैक्यूल जो रहता है वो रहता है। एक बार मैं आपको वो स्लाइड दिखा देती हूँ जिसमें हमने वैक्यूल्स पढ़ा था। तो ये देखिए प्लांट्स में जब वैक्यूल फ्लूइड फिल्ड रहता है, फुल रहता है, तो प्लांट ऐसे खिले खिले रहते हैं, और जब वैक्यूल से पानी खत्म हो जाता है या वैक्यूल छोटा हो जाता है तो फ्लैसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही वैक्यूल है जो एनिमल सेल्स में या तो नहीं पाया जाएगा या पाया जाएगा तो लोअर एनिमल्स में हो सकता है कि पाया जाए, बाकी ये प्लांट सेल में मौजूद रहता है। तो अब डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहला डिफरेंस, प्लांट सेल हैज आउटर रिजिड सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो प्लांट के पास सेल वॉल है जो सेल्यूलोज से बना हुआ है, जबकि एनिमल में सेल वॉल नहीं है। दूसरा, प्लांट सेल इज लार्जर देन एनिमल सेल।
तो यहाँ पे समझाने के लिए दोनों को बराबर बनाया हुआ है, लेकिन प्लांट सेल लार्जर होता है और एनिमल सेल स्मॉलर होता है, इज कंपेरेटिवली स्मॉलर। प्लांट सेल हैज लार्ज वैक्यूल्स व्हिच ऑक्यूपाई मोर स्पेस इन द सेल। तो प्लांट्स में बड़ा सा वैक्यूल रहता है जो बहुत बड़ा स्पेस घेरा रहता है प्लांट सेल में, जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं होता है, और इवन इफ प्रेजेंट रहा तो बहुत छोटे साइजेस में रहता है क्योंकि उसका उतना वहां काम नहीं है। फिर फोर्थ पॉइंट जाते हैं, सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट ओनली इन द सेल्स ऑफ लोअर प्लांट्स, जबकि एनिमल सेल्स में, सारे ही एनिमल सेल में सेंट्रोसोम होता है। तो सेंट्रोसोम की बात करें तो सेंट्रोसोम हमने इंडिविजुअल ऑर्गेनल की तरह नहीं पढ़ा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल फिलहाल नहीं है। ये 11th में आपका इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल रहेगा, क्योंकि उस समय हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे, माइटोसिस और मियोसिस, तो वो सेंट्रोसोम उस समय काम आता है। फिर भी मैं एक जानकारी के लिए आपको बता रही हूँ कि सेंट्रोसोम्स जो है उसमें सेंट्रियोल्स रहते हैं, वो सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। तो जब हमारा सेल डिवाइड होता है तो वो स्पिंडल फाइबर जो है वो माइटोसिस और मियोसिस का काम करते हैं, तो वो स्पिंडल फाइबर बनाने वाले जो ऑर्गेनल है वो सेंट्रोसोम है। फिफ्थ पॉइंट जाते हैं, तो सेंट्रोसोम की बात कर रहे थे, तो सेंट्रोसोम जो रहता है लोअर प्लांट्स में रहता है, सारे प्लांट्स में नहीं रहता, जबकि सेंट्रोसोम सारे ही एनिमल में या यूकैरियोटिक सेल के एनिमल सेल्स में रहता है। फिफ्थ पॉइंट, लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स आर फाउंड इन, जितने भी यूकैरियोटिक प्लांट सेल है उसमें लाइसोसोम मिलेगा, जबकि लाइसोसोम्स आर फाउंड इन ऑल एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में, सारे ही एनिमल सेल में लाइसोसोम मिलेगा, जबकि प्लांट में सिर्फ यूकैरियोटिक प्लांट्स में मिलेगा और प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलेगा। प्लांट सेल कंसिस्ट ऑफ प्लास्टिड्स। तो हम लोग बता ही दिए कि प्लास्टिड्स जो होते हैं हमारे, क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट हो गया या ल्यूकोप्लास्ट हो गया, तो प्लास्टिड्स जो है वो प्लांट्स में रहेंगे और प्लास्टिड्स जो है एनिमल्स में नहीं रहेंगे, तीनों ही टाइप के, क्योंकि एनिमल्स में तो फ्लावर और फ्रूट नहीं उगता ना, तो क्रोमोप्लास्ट भी नहीं रहेगा, ना ही एनिमल में फोटोसिंथेसिस हो रही है तो क्लोरोप्लास्ट भी नहीं रहेगा। ठीक है। प्लांट में स्टार्च के रूप में स्टोर होता है जो भी एनर्जी है, जबकि एनिमल्स में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है जो भी एनर्जी पार्टिकल है। तो ये डिफरेंस है एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में, 7 डिफरेंसेस मैंने लिखे हैं। तो ये फोटो के साथ और वर्ड्स के साथ ये डिफरेंस है। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, ये आखिरी स्लाइड है हमारा और लास्ट टॉपिक है, ये सिर्फ एमसीक्यू से रिलेटेड है, तो हम पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, समझिए कि ये रिवाइज है। तो सबसे पहला रॉबर्ट हुक जो है उसने डिस्कवर किया था सेल को 1665 में। उसके बाद सेल को तो उसने डिस्कवर किया, लेकिन फर्स्ट जो पर्सन है जिसने डिस्कवर किया फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर। तो 65 में सेल तो डिस्कवर हो गया था माइक्रोस्कोप में, लेकिन वो जिंदा नहीं था। फ्री लिविंग जिंदा सेल जो है वो ल्यूएनहॉक ने जो है पॉन्ड वाटर में 1674 में जो था फाउंड किया था, डिस्कवर किया था। फिर हम पढ़ते हैं एक और साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन, जिसने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। फिर एक साइंटिस्ट है पुरकेंज ने प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर किया था। ये आपके एमसीक्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंस रखता है, आप चाहे तो साइंटिस्ट के नाम याद रख सकते हैं। सेल थ्योरी के तीनों साइंटिस्ट के नाम आपको जरूर से याद होने चाहिए, जो हम फर्स्ट या सेकेंड स्लाइड में ही पढ़े थे, स्क्लेडेन, स्केवेन और वर्को। ये तीनों ने सेल थ्योरी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, पार्ट 1 में आप जाके देख सकते हैं, तो ये तीनों का नाम याद रखना है। एक और बात, द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ था। उसके पहले तक सारे सेल जो हैं हम प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से देखते थे। तो माइक्रोस्कोप का फर्क क्यों पड़ता है मैं आपको बता रही हूँ कि ये देखिए, ये एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप या फिर सिंपल माइक्रोस्कोप से देखा गया है, तो यहाँ पे हमें सेल दिख रहा है, तो सेल सिर्फ ऐसा दिख रहा है और एक न्यूक्लियस दिख रहा है बीच में, और कुछ भी ऑर्गेनल नहीं दिख रहा है। तो जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1940 में डिस्कवर नहीं हुआ था, तब तक हमें पता ही नहीं था कि सेल के अंदर न्यूक्लियस के अलावा भी कोई ऑर्गेनल मौजूद है, क्योंकि हमें सिर्फ वही दिख रहा था। जब 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ, उसके बाद हमें ये देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू देखेंगे तो हम लोग देख पाएंगे कि और भी चीजें हमको नजर आने लग गई सेल में, कि ये देखिए कि और भी ऑर्गेनल उसके अंदर मौजूद है, सिर्फ न्यूक्लियस नहीं है। तब फिर उनके बारे में खोजबीन और स्टडी चालू हुई। फिर आगे पढ़ते हैं, गोल्गी अपरेटस जो है वो डिस्कवर किया था कैमिलियो गोल्गी ने। तो ये हो गए हमारे सारे साइंटिस्ट के नाम। इसके बाद आता है क्वेश्चंस में कि सुसाइडल बैग किस ऑर्गेनल को बोला जाता है, तो लाइसोसोम। डाइजेस्टिव बैग किस ऑर्गेनल को बोला जाता है, तो लाइसोसोम। स्कैवेंजर ऑफ सेल किस ऑर्गेनल को बोला जाता है, तो लाइसोसोम।
पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, हमने इसी लेक्चर में पढ़ा है। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ प्रोटोप्लाज्म को बोला जाता है, ये अब पार्ट 1 में अब हम पढ़े हैं। फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गेनल या किचन ऑफ प्लांट किसे बोला जाता है? किचन ऑफ प्लांट इसलिए क्योंकि प्लांट का खाना वहां पक रहा है, तो फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गेनल या किचन ऑफ प्लांट क्लोरोप्लास्ट को बोला जाता है। फ्रूट और फ्लावर को कलर किससे मिलता है? तो क्रोमोप्लास्ट से मिलता है। फ्रूट एंड फ्लावर कलर ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रोमोप्लास्ट। प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ सेल जो है वो राइबोसोम को बोला जाता है, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है। कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल न्यूक्लियस को बोला जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस में ही डिवीजन और डीएनए मौजूद है सेल से रिलेटेड, इसलिए उसे कंट्रोल सेल्स ऑफ सेंटर ऑफ सेल बोला जाता है। अब न्यूक्लियोप्लाज्म इज ऑल्सो नोन एज कैरियोलिम्फ, हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि कैरियो वर्ड न्यूक्लियस के लिए यूज होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म को कैरियोलिम्फ बोला जाता है। लार्जेस्ट सेल जो है ऑस्ट्रिच एग को माना जाता है। वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम को बोला जाता है, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म है, सिंगल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, वो स्मॉलेस्ट सेल बोला जाता है। नेम द स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट सेल मेल का स्पर्म है, लेकिन ये मेल का स्पर्म है, अगर फीमेल में ऑब्वियसली मौजूद नहीं रहेगा, तो फीमेल में आरबीसी है सबसे छोटा और मेल में स्पर्म है। नेम द बिगेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो ये जो है ये बिगेस्ट सेल एग सेल है या ओवम है, ठीक है। नेम द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो नर्व सेल या न्यूरॉन्स जो है वो लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी है। ये जो है जीके जैसी जानकारी है, और अगर आपको एमसीक्यू में पूछा जाए तो एमसीक्यू में भी यूज हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा क्लास 9 से रिलेटेड बायोलॉजी में, वो हम टिश्यू चैप्टर अब चालू करेंगे। तो सेल के बारे में हम जितना बेसिक जानकारी ले सकते थे, लेना चाहते थे, वो हम इस तीनों पार्ट्स में कवर कर चुके हैं। चलिए फिर अगली बार अगले लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय।